चलिए, तो व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। सबसे पहले हम सेंटर ऑफ मास की बात करें कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो जैसे अगर आपको याद हो तो हमने वर्क पावर एनर्जी में भी देखा था कि ऐसे कोई रॉड है, रॉड मान लो ऐसे है, तो इसकी हमने जब पोटेंशियल एनर्जी लिखी थी तो हमने क्या माना था, जैसे ये सरफेस है, ये रॉड है, मास m एंड लेंथ l की, है ना। तो आपको याद है इसकी हमने जब वो लिखी थी पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए हमने सारा का सारा मास इसके सेंटर ऑफ मास पे ले लिया था, यहाँ से L/2 डिस्टेंस पर, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख दी थी कि अगर हम यहाँ रेफरेंस माने ग्राउंड को तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई mg L/2। तो बेसिकली मतलब सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हम उसका पूरा का पूरा मास कंसीडर कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट, देखो अभी तक हमने चैप्टर जो भी पढ़े थे, जितने भी चैप्टर पढ़े, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके काइनेमेटिक्स से लेके और अभी तक सर्कुलर मोशन तक, उन सभी चैप्टर्स में जो भी कुछ आया, चाहे बस आई, चाहे ट्रक आया, चाहे ब्लॉक आई, है ना, कोई बॉब आया, सब कुछ कैसा था, पॉइंट मास था। मतलब उनकी ना हाइट थी ना लेंथ थी, सबको हमने पॉइंट माना, कभी भी उनकी हाइट और लेंथ की बात नहीं की। कुछ कुछ जगहों पे की, जैसे वर्क पावर एनर्जी में हमने यहाँ पे की जब पोटेंशियल एनर्जी निकाली तो एक आध दो सवाल किए, और एक अभी जब सर्कुलर मोशन में भी लास्ट सवाल में करा रहा था टेंशन निकालने के लिए, वहां मैंने बात की रेड रॉड के लेंथ की। अदरवाइज हमने कहीं भी बात नहीं की, जो भी हम लेते थे, ट्रक भी लेते थे, कोई बाइक लेते थे, मोटरसाइकिल, सब कुछ पॉइंट ही था हमारे लिए, हम सीधा बस mg और ये सब लगा देते थे और कर लेते थे। लेकिन हाँ, लेकिन अब जितने भी अब क्वेश्चंस होंगे, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, उनमें सभी में हाइट की, विड्थ की, लेंथ की बात होगी कि कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है। मतलब अब एक्चुअल फिजिक्स में हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक हमारे लिए सब पॉइंट था, तो इस सारा का सारा मास हम एक ही जगह मानते थे, तो वहां पे mg लगा देते थे। लेकिन अब जैसे इतनी बड़ी रॉड है, ऐसे रखी है, इस पे फोर्स लगेगा mg, पर कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, कहाँ लगाऊं, इसका मास m है, तो mg फोर्स कहाँ लगाऊं, तो mg फोर्स हम लगाएंगे सेंटर ऑफ मास पर, कि सारा का सारा मास इसका इस जगह पे मान लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे mg, इस तरीके से। तो ऐसे तो बहुत डिटेल में बहुत सारी बातें हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ फोर्स क्या होता है, बट उतना सब ना करते हुए हम ये बोल देते कि सेंटर ऑफ मास बेसिकली इज एन इमेजिनरी पॉइंट वेयर ऑल द मास ऑफ द बॉडी कैन बी अज्यूम्ड फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। ये बात एकदम ध्यान रखना, फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन, ऐसा असली में बिल्कुल भी नहीं होता है कि हम सारा का सारा मास इस जगह पे मान लें, केवल क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, जैसे आपको एक बात बताऊं कि हम अभी तक एक न्यूटन की इक्वेशन लिखते आए हैं, सेकंड लॉ क्या था, एफ नेट बराबर एम ए, यही था। एफ नेट बराबर एम ए लिखते आए हम। असलियत में ये जो एक्सेलरेशन होता है वो किस पॉइंट का होता है, जैसे अभी तक तो हमारे लिए सब कुछ क्या था, पॉइंट मास था, चाहे मैं इतना बड़ा गोला बना दूं चाहे इतना बड़ा गोला बना, दोनों का मतलब एक ही है कि पॉइंट ही है ना। तो यहाँ पे अगर कोई फोर्स लगता था, कहीं भी लगता था, तो मानते थे कि इसी पे लग रहा है, और इसका एक्सेलरेशन बोल देता था ए है। पर आप समझो कि ये एक्सेलरेशन किस पॉइंट का है, यहाँ तो पूरा को पूरा पॉइंट मास है, तो हम यही पूरे के पूरे का एक्सेलरेशन ए ले लिया। लेकिन अगर मान लो कोई इतना बड़ा ऑब्जेक्ट हो गया, इसकी हाइट दे रखी है एच, यहाँ पे हमने फोर्स वोर्स बना लिए, ऐसे ये फोर्स लग रहा है कुछ, अब हमने लिख दिया एफ बराबर एम ए, तो ये एक्सेलरेशन किस पॉइंट का है ए, ये एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का है। इस तरीके से काम आएगा ये। मतलब असलियत में जो इक्वेशन आप पढ़ोगे, अब लगाएंगे हम न्यूटन सेकंड लॉ की, वो लिखेंगे एफ नेट बराबर एम ए सेंटर ऑफ मास। मतलब बॉडी पे जितने भी नेट फोर्स लग रहे हैं, आगे कुछ लग रहा है, पीछे कुछ लग रहा है, इधर लग रहा है, उधर लग रहा है, उन सभी का जो नेट आएगा वो m इंटू ए सेंटर ऑफ मास के बराबर होगा। मतलब जो मास को डिवाइड करने के बाद जो एक्सेलरेशन आएगा, वो किस पॉइंट का एक्सेलरेशन आया है, वो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है। समझ में आई बात। अब धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि हर पॉइंट का एक्सेलरेशन जरूरी नहीं है ए ही हो, कुछ भी हो सकता है। हाँ, बॉडी अगर ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है, केवल सीधा चल रही है, तो उसमें जो एक पॉइंट, किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा, वो हर पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई बॉडी घूम रही है तो उस केस में हर पॉइंट का अलग अलग एक्सेलरेशन आ जाएगा। खैर, लेकिन आपने अगर एफ नेट बराबर एम ए लगाया, उससे जो एक्सेलरेशन आएगा एफ नेट अपॉन एम, वो किस पॉइंट का एक्सेलरेशन आएगा,
वो आएगा सेंटर ऑफ मास का। एक और ऐसी आपको बता दूं, आपको याद है कि हम वो लिखते कभी कभी लिखते हैं मोमेंटम लिखते हैं, लीनियर मोमेंटम पी वेक्टर, उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, एम वी वेक्टर, है ना। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट बड़ा है, इसके पास हर पॉइंट के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, अलग अलग वेलोसिटी है। तो बेसिकली हम यहाँ जो वेलोसिटी लिखेंगे वो किस पॉइंट की लिखेंगे, वो हम लिखेंगे सेंटर ऑफ मास की। आई बात समझ में? इस तरीके से आपका सेंटर ऑफ मास यूज आने वाला है। तो मतलब सेंटर ऑफ मास क्या है? बेसिकली सेंटर ऑफ मास इज एन इमेजिनरी पॉइंट वेयर ऑल द मास ऑफ द बॉडी कैन बी अज्यूम्ड फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। ऐसा असली में नहीं होता है, बस हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि भाई वो पॉइंट, जिस पॉइंट का ये एक्सेलरेशन होगा, अगर हम किसी बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस लगाएं, तो जिस पॉइंट पर, जैसे अभी मैंने आपको रॉड का एग्जांपल दिया कि कोई रॉड मान लो ऐसे है, तो हर पॉइंट का कुछ ना कुछ, जैसे टोटल मास तो m है इस रॉड का, लेकिन अब पॉइंट से बनी है ना ये रॉड, तो हर पॉइंट का छोटा छोटा मास होगा, dm मास, dm या m1 m2 m3 m4 m5, ऐसे बहुत सारे m1 m2 m3 m4 f5, ऐसे अनंत मास, छोटे छोटे मास मिलके ये रॉड बनाएंगे, है ना। तो हर के ऊपर कितना लगेगा? m1g, m2g, m3g, ऐसे बहुत सारे फोर्स लगेंगे, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? एफ नेट बराबर एम ए सेंटर ऑफ मास। एफ नेट का मतलब जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सभी का समेशन, मान लो ये लिख दिया मैंने, एम नेट कितना आ जाएगा? एम ए सेंटर ऑफ मास, मतलब ये जो जी एक्सेलरेशन आया, ये सारा का सारा फोर्स मिला के हम कहाँ लगा सकते हैं? इस बीच वाले पॉइंट पर, सेंटर ऑफ मास पर, एम जी। इसलिए तो हम सेंटर ऑफ मास पे लगा देते हैं सारा का सारा एम जी। अरे आई बात समझ में? अभी के लिए अपन इतना ही समझते हैं। व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास? बेसिकली सेंटर ऑफ मास इज एन इमेजिनरी पॉइंट वेयर ऑल द मास ऑफ द बॉडी कैन बी अज्यूम्ड। पर बाद में कभी जब हम और चर्चा करेंगे, आप थोड़ा और सीख जाओगे, तब हम और बातें करेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंटर ऑफ फोर्स क्या होता है, राइट, इस तरीके से। तो अभी तो सेंटर ऑफ मास तक ही रखते हैं, फिर अभी आप थोड़ा और सीख जाओगे ना, तब करेंगे उनकी बात, नहीं तो अभी ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया, सेंटर ऑफ मास इज एन इमेजिनरी पॉइंट। अच्छा, स्क्रीन नहीं आ रही। So, center of mass is an imaginary point where all the mass of the body can be assumed for solving the question. अच्छा, हमेशा ऐसा नहीं कर सकते, केवल किस केस में मैंने अभी आपको बताया, जैसे एफ नेट बराबर एम ए, तो इस केस में जो भी नेट फोर्स लगेंगे उनकी वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो जिस बिंदु का आएगा वो सेंटर ऑफ मास का आएगा। बेसिकली पी वेक्टर लिखना है, मोमेंटम लिखना है पूरे सिस्टम के लिए, उस केस में एम वी सेंटर ऑफ मास। ऐसा तो मान लेंगे भाई जितने भी ऑब्जेक्ट है उन सबको यहाँ पे मान लो, यहाँ पे उनका सेंटर ऑफ मास जो भी है, ठीक है। खैर अभी क्वेश्चंस करेंगे, धीरे धीरे आपको बात समझ में आएगी। इट में लाई ऑन द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी, अभी हम सीखेंगे। जैसे अभी आपने रॉड का एग्जाम्पल लिया, तो रॉड में तो अंदर ही किसी बिंदु पर सेंटर ऑफ मास आ गया, राइट, रॉड के अंदर ही। पर जरूरी नहीं है कि जो भी बाउंड्री हो ऑब्जेक्ट की उसके अंदर ही आए, हो सकता है बाहर भी निकल जाए, ठीक है। जैसे रिंग ले लो, रिंग, अब रिंग के केस में तो ये बाहर बाहर होती है केवल सरफेस, तो इसमें सेंटर ऑफ मास ऐसे सेंटर पर आ जाएगा, यहाँ पे कोई मास नहीं है फिर भी आ गया। अच्छा, ये तो फिर भी चलो बाउंड्री के अंदर है, कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि सेंटर ऑफ मास उस बाउंड्री लाइन के बाहर ही आ जाए, बॉडी की जो बाउंड्री लाइन है ना उसके भी बाहर चल जाए, ठीक है। जैसे मास कम ज्यादा हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो उस केस में बाउंड्री लाइन के भी बाहर जा सकता है। जैसे एग्जांपल आएंगे अभी, तब मैं बताऊंगा आपको कि उसमें सेंटर ऑफ मास बाउंड्री लाइन के भी बाहर चला गया। तो सेंटर ऑफ मास बाउंड्री लाइन के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, और एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हम पूरे मास को कॉन्सेंट्रेट मान सकते हैं कुछ सवालों को करते वक्त, जब हम मोमेंटम की इक्वेशन लिखेंगे या एफ बराबर एम ए लगाएंगे तब, ठीक। अब बात आती है कि सेंटर ऑफ मास निकाले कैसे, तब आप ये वाली बात भी समझ जाओगे कि कैसे हम बोल सकते हैं कि अंदर भी लाई करता है बाहर भी लाई कर सकता है, मतलब। तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे देते हैं, कैसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं उसको।
ठीक, तो मान लो कि आपको याद है पोजीशन वेक्टर हमने पढ़े थे बेसिक मैथमेटिक्स में। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? बेसिकली कोऑर्डिनेट्स ही होते हैं वो, है ना। जैसे आपको मैं एग्जांपल देके बताता हूँ कि मान लो कि ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। तो ये पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पे बहुत सारे मासेस पड़े हुए हैं। जैसे मान लो यहाँ पे पड़ा हुआ है m1, यहाँ पड़ा हुआ है m2। अब ये 3D में भी, अब 3D में डायग्राम नहीं बना सकते तो अभी मैं कोऑर्डिनेट उनके 3D में दे दूंगा। मान लो मास m3। अब इनके कोऑर्डिनेट देखो, जैसे इसके कोऑर्डिनेट है कुछ x1 y1 z1, इसके कोऑर्डिनेट कुछ x2 y2 z2, इसके कोऑर्डिनेट x3 y3 z3। तो z का मतलब ये 3D में मैंने आपको एक सिस्टम बना दी कि ऐसा कुछ ऐसा करके सिस्टम बना दिया। सिस्टम का मैं सेंटर ऑफ मास निकालना है कि इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ और आपको ये याद रखना है ना। जैसे अब जहां भी इनका सेंटर ऑफ मास होगा, कहीं पे भी हो सकता है, उसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। तो बेसिकली हम क्या फाइंड कर रहे हैं? उस सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। जैसे मान लो कि मैं एक बाउंड्री बना देता हूँ ऐसे कुछ कि इसमें और भी बहुत सारे पार्टिकल्स है। मैंने 3 तो बस ऐसे ही बना दिए रैंडम। इसमें ढेर सारे पार्टिकल है, अनंत पार्टिकल है इस बॉडी के अंदर। M1 M2 M3 M4 M5 ऐसे अनंत n पार्टिकल है, ठीक है। अब फॉर्मूला लिख रहे हैं तो अब कुछ जनरली तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मान लो बीच में कहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है सेंटर ऑफ मास, कुछ अच्छा सा सिमेट्रिकल पॉइंट पे आता है सेंटर ऑफ मास। तो मैंने कहीं मान लिया। अब इसके कोऑर्डिनेट कितने हमें थोड़ी पता है। इसके कोऑर्डिनेट मान लो x कोऑर्डिनेट है XCOM, y कोऑर्डिनेट को बोल दो YCOM और z कोऑर्डिनेट को बोल दो ZCOM। ये हमें निकालने, ये कोऑर्डिनेट हमें निकालने सेंटर ऑफ मास के, XCOM YCOM ZCOM। तो कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है। तो XCOM बराबर हो जाएगा M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस अब टू टिल सो ऑन, जब तक भी चलता जाएगा जितने भी पार्टिकल्स होंगे, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। अरे बात समझ में आई? मतलब जैसे यहाँ पे आपको बहुत सारे मासेस M1 M2 M3 ढेर सारे मासेस दिए हुए, उनके कोऑर्डिनेट भी पता है। तो आपको सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा यहाँ से। कैसे मिला? जो मास था, कोई भी पहला मास M1, उसका x कोऑर्डिनेट क्या था x1, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस M2 उसका कोऑर्डिनेट, उसका x कोऑर्डिनेट x2, तो उनको मल्टीप्लाई किया। ऐसे M3 और उसका x, इस तरह से करते जाओ जितने भी पार्टिकल हैं। और नीचे टोटल मास, टोटल मास जैसे हमने 2 लिए हैं ना, तो यहाँ पे 2 लेके मैं डैश 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 कर, जितने भी मास होंगे सभी का टोटल मास आपको नीचे लिखना पड़ेगा। ऐसे ही वाई सेंटर ऑफ मास कैसे मिलेगा? वाई सेंटर ऑफ मास बराबर M2 सॉरी M1y1 प्लस M2y2, इस तरीके से नीचे M1 प्लस M2 प्लस। वैसे जेड सेंटर ऑफ मास मतलब जेड कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास कैसे आएगा? M1z1 प्लस M2z2 प्लस M1 प्लस M2, मतलब नीचे टोटल मास आपको लिखना रहता है। इस तरीके से आपको x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास मिल जाएंगे। मतलब इसको अगर हम एक साथ लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में अगर फॉर्मूले को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 इंटू r1 वेक्टर। r1 वेक्टर मतलब फर्स्ट पार्टिकल का m1 मास का पोजीशन वेक्टर, प्लस m2 इंटू r2 डैश डैश डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। मैंने पहले इसलिए ये नहीं लिखा, वैसे पहले ये लिख सकते थे कि पोजीशन वेक्टर में आप फालतू में घबरा ना जाओ। पोजीशन वेक्टर कुछ नहीं होता है, बस जो भी पार्टिकल है उसके कोऑर्डिनेट है। जैसे मान लो मेरे को लिखना है ये पार्टिकल है M1, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट मुझे पता है x1 y1 z1। तो इसके पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएंगे? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ऐसे पोजीशन वेक्टर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे अगर डायग्राम बनाऊं तो
पोजीशन वेक्टर हमेशा दिया जाता है ओरिजिन से। तो ये जो लाइन खींची है क्या हो गया, ये हो गया r1 वेक्टर, है ना। ऐसी ही लाइन खींच दूंगा, हो जाएगा r2 वेक्टर, और जो सेंटर ऑफ मास को मिलाएगा ये क्या हो जाएगा, RCOM, पोजीशन वेक्टर ऑफ COM। इस तरीके से समझ में आई बात। तो आपको यही फॉर्मूला काम में आएगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और बहुत ही आसान फॉर्मूला है। इससे जो भी कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे XCOM, YCOM, ZCOM, वो सेंटर ऑफ मास के X, Y, Z कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है। अच्छा, आप इसको चाहो तो इस तरह भी लिख सकते हो, मैं लिख के दिखा देता हूँ, ताकि जैसे इसको हम सिग्मा ऑफ MI RI वेक्टर डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ MI। समझ में आई बात है क्या लिखा है? ये चीज मैंने यही लिखी है, बस सिग्मा के टर्म में लिख दी। ऐसे फॉर्मूला बनाते हैं, आप किताबों में देखोगे तो आपको कहीं देख के ऐसा ना लगे कि ये क्या है, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो कुछ नहीं है। सिग्मा का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है, आई वेरी फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, कुछ भी हो सकता है। तो M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M, इस तरह से है ये। ठीक है, सम है सबका, राइट। तो यहाँ तक तो आपका क्लियर है, बहुत ही आसान फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास निकालने का, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसे मैथमेटिकल डेफिनेशन हम ऐसे दे सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, सिमेट्रिकल पॉइंट है ये सेंटर ऑफ मास। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको चेंज कर दिया, मतलब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को मैंने शिफ्ट करके और यहाँ ले आया, मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को शिफ्ट करके, ध्यान से सोचना, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को शिफ्ट करके मैं यहाँ ले आया, तो अब बताओ क्या सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे? दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, क्या सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा, क्या सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे? तो आंसर क्या है कि सर सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। जैसे जो भी ये वस्तु रखी हुई है, जो भी ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उनका सेंटर ऑफ मास यहाँ था, तो सेंटर ऑफ मास तो यहीं रहेगा। लेकिन अब आपने जब कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर दिया है, तो अब इसके कोऑर्डिनेट कुछ और हो जाएंगे, क्योंकि अब ओरिजिन ये है ना। तो मतलब अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर देते हैं, जैसे आपने कुछ और मान लिया कोऑर्डिनेट सिस्टम, मैंने कुछ और मान लिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोऑर्डिनेट बेशक अलग हो जाएंगे, पर सेंटर ऑफ मास थोड़ा ना डिस्टर्ब होगा। सेंटर ऑफ मास तो जहां है वो वहीं रहेगा। देखो अभी हम कैलकुलेशन करना सीखेंगे सेंटर ऑफ मास का डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम के लिए। तो डिस्क्रीट मास सिस्टम का मतलब होता है जैसे कोई एक पूरा सिस्टम नहीं, जैसे रॉड नहीं है, रिंग नहीं, की बात नहीं कर रहे, जैसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट मास से मिलके एक सिस्टम बना है। जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल लिया, जैसे कोई मास M1 यहाँ पड़ा है 5 किलो का, M2 यहाँ पड़ा है 10 किलो का, M3 यहाँ पड़ा है 15 किलो का, ऐसे करके दूर दूर कुछ मासेस पड़े हुए हैं, है ना। और इन सबको मिलके हमने एक सिस्टम बनाया कि भाई हम जो हमारा जैसे सिस्टम लेते हैं ना, इक्वेशन लगाते हैं F नेट बराबर है में, तो उसमें सिस्टम चूज करते हैं कि किस सिस्टम पे हम इक्वेशन लगा रहे हैं। तो हम सिस्टम ऐसे पूरा मान लिया भाई है, पर इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ये मास यहाँ पड़ा है, ये यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, इनका कोई आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, पर इनका सेंटर ऑफ मास निकालना है। ठीक है, तो इसको तो कहते हैं डिस्क्रीट मास सिस्टम। और कंटिन्यूअस मास सिस्टम क्या होता है? कंटिन्यूअस मास सिस्टम जैसे हमने ले ली रॉड, मतलब इसमें बहुत सारे मासेस हैं, पर वो एक सिस्टम में है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल हो भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन हाँ सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक मिलके सबने क्या बना दी, एक रॉड बना दी। जैसे कोई स्फेयर ले लिया, कोई स्फेयर बना रहा है, तो इसमें भी क्या है तो छोटे छोटे मासेस ही, लेकिन वो मिलके एक कोई ज्योमेट्री बना रहे हैं, राइट। कोई डिस्क बना ली, चाहे वो सेमी सर्कुलर डिस्क ही क्यों ना बनाए, सेमी सर्कुलर डिस्क बना ली मान लो, ऐसे इस तरीके से। तो ये होता है कंटिन्यूअस मास सिस्टम। तो ऐसे दो तरह के मास सिस्टम्स के लिए हम पहले पढ़ेंगे डिस्क्रीट के लिए। जब डिस्क्रीट के लिए अच्छे से सीख जाएंगे, फिर हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास निकालना। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। करो, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट फाइंड करो। तो डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? M1 x1 M2 x2, है ना, M1 y1 M2 y2।
हाँ, तो कैसे करोगे, देखो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालने, तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स सेंटर ऑफ मास बराबर m1 x1, तो किसी का भी नाम दे लो 1, तो इधर से कर लेते हैं अपन, इसको नाम दे लेते हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4, है ना, इस तरीके से। तो 1 का मतलब ये, 2 का मतलब ये, 3 का मतलब ये, 4, ऐसे कुछ भी नाम दे सकते हो अपने मन से। तो मैं m1 x1 लिख रहा हूँ, तो क्या लिखूंगा, m इंटू 0 प्लस 3m इंटू 0 प्लस m इंटू 4 प्लस 2m इंटू 4। देखा, समझ में आया कैसे किया, देखो मैं बताता हूँ। तो हमने क्या लिखा, m1 x1 प्लस m2 x2, ठीक है। तो कौन सा फॉर्म लगा, m1 x1, तो यहाँ पे मास हो गया m और इसका x कोऑर्डिनेट हो गया 0, तो मैंने लिख दिया m इंटू 0, ठीक है। फिर मैंने 2 इसको ले लिया, तो m2 x2, तो इसका मास हो गया 3m और इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0। फिर m3 x3, तो मास हो गया m और कोऑर्डिनेट हो गया 4। x कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं क्योंकि x सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं ना, तो मास और उसका x कोऑर्डिनेट कर देना है बस। नीचे क्या लिखेंगे, टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3, है ना, तो क्या जाएगा m प्लस 3m प्लस m प्लस 2m, इस तरीके से। तो ये आपको सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करके बताओ जल्दी से। ये यहाँ पे आ रहा है 4m और ये 8m, तो 12m हो गया, ये तो डिवाइडेड बाय कितने आ गए, 4 5 5 तो 7m, तो मतलब x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 12 डिवाइडेड बाय 7, ये x कोऑर्डिनेट आ गया। बहुत बढ़िया। अब ऐसी क्या निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट, तो y cum बराबर, फिर लगाएंगे m1 y1 m2 y2, तो m इंटू 5 प्लस 3m इंटू 0 प्लस m इंटू 0 प्लस 2m इंटू 6, सभी का क्या लिख दिया मैंने, मास इंटू उसका y कोऑर्डिनेट, और नीचे तो टोटल मास आ जाएगा m प्लस 3m प्लस m प्लस 2m, कितना आसान है। तो यहाँ आ गया 5 और 12, 17 डिवाइडेड बाय 7, m से m कट गया, इस तरीके से। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट अगर आपको लिखने हैं जो कि पूछा गया है, तो कितना आ गया, 12 डिवाइडेड बाय 7 कॉमा x कोऑर्डिनेट कॉमा y कोऑर्डिनेट, ये आ गया सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पे अगर हम ढूंढे तो यहाँ कहीं आ जाना चाहिए, 12 डिवाइड बाय 7 को देखो और 7, तो इनके बीच में कहीं सिमेट्रिकल सा यहाँ पे आ जाना चाहिए, मतलब इन पे अगर टोटल जो फोर्स की वजह से एक्सलेशन आएगा वो इस पॉइंट का एक्सलेशन आप बोल सकते हो, ऐसा। खैर अभी उस पर ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चन तो भी हम करेंगे, अभी आप ध्यान दो सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करना है ना। तो सेंटर ऑफ मास हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, किसका, डिस्क्रीट मास सिस्टम का। डिस्क्रीट मास सिस्टम मतलब जिसमें पॉइंट मासेस आपको दिए हुए हों, ठीक है। एक और कर लेते हैं, करिए। तो फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 2m, तो ये 2m मास है, यहाँ से सेंटर ऑफ मास की दूरी आपको निकालनी है, और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजाएं इसकी समान है। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन दिया है कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 2m, तो आप ऐसी कोशिश किया करो कि जिस भी पॉइंट से, अभी 2m दिया है वो तो चलो एक मास ही है, अगर मान लो कोई एक रैंडम पॉइंट p भी देते कि पॉइंट p से सेंटर ऑफ मास की दूरी बताओ, तो आप क्या किया करो कि कोशिश क्या करो कि उसी को आप ओरिजिन मान लो। मतलब जैसे यहाँ पे मैं एक्स वाई एक्सिस लूंगा ना, तो मैं इसी को ओरिजिन मान लूंगा, मतलब मैं ये बोल दूंगा ये तो है एक्स एक्सिस, और ये ले लूंगा मैं वाई एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान के मैं सभी के कोऑर्डिनेट लिख लूंगा। तो बताओ 2m के कोऑर्डिनेट आ गए 0,0, इसके कोऑर्डिनेट आ गए a,0। अब कौन बच्चा बताएगा कि इसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, मास m के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बताओ, लिख के बताओ। तो भाई इसके कोऑर्डिनेट निकालने मेरे को, तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए देखो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट चाहिए। तो x तो मुझे पता है a/2 आ जाएगा, ये आधे पे होता है, मतलब यहाँ से आप देखोगे तो ये a/2 है, और ये जो हाइट है ये हाइट हो जाएगी इसका y कोऑर्डिनेट। अब हाइट कैसे निकालें, बहुत ही आसान है, देखो ये लेंथ आपको पता है a, और ये एंगल पता है आपको 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री। तो बेसिकली देखो
यहाँ से दोनों ही चीजें आ जाएंगी, ये वाली लेंथ हो जाएगी a cos 60 और ये वाली लेंथ हो जाएगी a sin 60। बस, तो कोऑर्डिनेट भी मिल जाएंगे आपको, a cos 60 a/2 हो गया और a sin 60 √3 a/2 हो गया। ऐसे आपको सभी के कोऑर्डिनेट मिल गए। अब कोऑर्डिनेट मिल गए, अब आपको क्या करना है, एक्स सेंटर ऑफ मास वाई सेंटर ऑफ मास निकालना है, फॉर्मूला लगाना है। तो आपने सबसे पहले लगाया एक्स सेंटर ऑफ मास बराबर, आपने लिखा m1 a1, तो मैं m इसको बोलता हूँ 1, इसको बोलता हूँ 2, इसको बोलता हूँ 3, ठीक है। तो 2m इंटू 0 प्लस 3m इंटू a प्लस m इंटू a/2 डिवाइडेड बाय m प्लस 2m प्लस 3m। इसको सॉल्व करना है आपको, और ये हो जाएगा नीचे y सेंटर ऑफ मास बराबर 2m इंटू 0 प्लस 3m इंटू 0 प्लस m इंटू √3 a/2 डिवाइडेड बाय m प्लस 2m प्लस 3m, इस तरीके से। चलिए, तो ये आंसर नहीं आया अभी, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आए हमको, और x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। अब देखो रेफरेंस मतलब मूल बिंदु हमने, ओरिजिन हमने इसको माना है, तो जो कोऑर्डिनेट आए वो इससे आए हैं ना, कोई भी x और y कोई भी आए होंगे ओरिजिन उसके सेंटर ऑफ मास के, ठीक ठीक है। लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर तो क्या है, डिस्टेंस पूछी है हमसे, फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो डिस्टेंस निकालने के लिए अब देखो, डिस्टेंस कहाँ से निकालना है, डिस्टेंस निकालना है 2m से। तो 2m के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0,0। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट कितने हैं, ये तो यहाँ कहीं होंगे। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं और 2m से उसकी दूरी निकल जाएगी। तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास वो आ जाएगी √7a/12 का स्क्वायर प्लस √3a/12 का स्क्वायर, इस तरीके से। ये आंसर आया इसका, फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 2m। 3 पार्टिकल 4 पार्टिकल के क्वेश्चन किए ना हमने, इसमें तो आपको सॉल्व करना पड़ा है फॉर्मूला लगा के। लेकिन अगर 2 ही पार्टिकल हैं तो उस केस में हम कुछ फॉर्मूले डेवलप कर लेंगे ताकि हमारा काम आसान हो जाए और हम जल्दी जल्दी उन फॉर्मूलों का यूज करके हमारे आंसर कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।